गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ पाई सरकारी नौकरी देसी हरियाणा। मैं हूं बबीता धानिया और उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एग्ज़ाम्स की तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, इस चैनल पर हमारी हरियाणा जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज़ चल रही थी। उस सीरीज़ की आज ये 8वीं वीडियो है। उम्मीद है आपने पहले की वीडियो देखी होंगी। अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोज़ का लिंक है। दोस्तों, सारी वीडियोस ध्यान से देखिए ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। तो आइए करते हैं आज की वीडियो के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जगाधरी वैगन वर्कशॉप एवं रेलवे कैरिज की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों, हमसे पूछा गया है जो जगाधरी का रेलवे वर्कशॉप है, वैगन वर्कशॉप है, उसकी स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों, ये जो रेलवे का वर्कशॉप है भारत सरकार के द्वारा 1952 में यमुनानगर शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर है जगाधरी शहर, उसमें इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों, भारतीय रेलवे का यह एकमात्र वर्कशॉप है जहां शताब्दी एक्सप्रेस की मरम्मत की जाती है। शताब्दी एक्सप्रेस आपने सुनी होगी, जो दिल्ली चंडीगढ़ के बीच में चलती है, उसकी मरम्मत अकेला ये वर्कशॉप है। अगर उसमें कुछ दिक्कत आती है तो सिर्फ और सिर्फ जगाधरी एक्सप्रेस, जो जगाधरी वर्कशॉप है, उसी में हो सकती है। और ये वर्कशॉप दोस्तों 1952 में स्थापित किया गया था। आज़ादी से जस्ट बाद की बात है। उस वक्त बहुत सारी कंपनियों को सरकारी कंपनी बनाया जा रहा था और रेलवे अभी तो प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, लेकिन 2-3 साल पहले तक रेलवे टोटली मोनोपोली होता था। ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता था। इसी वजह से इस वर्कशॉप की स्थापना भारत सरकार के द्वारा की गई थी। ध्यान रखना, भारत सरकार के द्वारा 1952 में यमुनानगर शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर है जगाधरी शहर, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। और एक और क्वेश्चन में इसमें कन्फ्यूजन आती है फ्रेंड्स, पहले ये एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन में यमुनानगर भी आता है और जगाधरी भी आता है। स्टार्टिंग के अंदर ऑप्शन यमुनानगर दे दिया गया, बाकी कुछ और डिस्ट्रिक्ट देकर बाद में जगाधरी दे दिया गया। जो बच्चे जल्दबाजी में होते हैं वो सिर्फ यमुनानगर को पढ़कर उस पर क्लिक कर जाते हैं, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में हो यमुनानगर और जगाधरी तो आपको जगाधरी पर टिक करना है या क्लिक करना है। तो आपको यमुनानगर के साथ तब जाना है जब जगाधरी ऑप्शन में ना हो। उम्मीद है आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से ध्यान हो गए होंगे। भारत सरकार के द्वारा स्थापना की गई, 1952 में की गई, जगाधरी शहर में की गई, जो यमुनानगर से 6 किलोमीटर दूर है और उत्तर भारत का इकलौता वर्कशॉप जहां पर शताब्दी एक्सप्रेस की मरम्मत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, हरियाणा में नेस्ले इंडिया की इकाई कहाँ पर है। नेस्ले नाम तो आप सभी ने सुना होगा, चॉकलेट भी आती है, घी भी आता है, बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स आते हैं, बहुत ही फेमस ब्रांड है। तो हरियाणा के अंदर नेस्ले इंडिया की जो इकाई है वो पानीपत के संभालका कस्बे में 1993 में लगाई गई थी। कहाँ पर दोस्तों? पानीपत का संभालका कस्बा, और ये इकाई लगाई गई थी 1993 के अंदर। ध्यान रखना, कहाँ पर? नेस्ले इंडिया की इकाई है, पानीपत का जो संभालका कस्बा है उसके अंदर 1993 में लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलाई मशीन उद्योग के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, सिलाई मशीन की बात की जाए या वैज्ञानिक उपकरणों की बात की जाए या फिर मिक्सी उद्योग की बात की जाए तो हरियाणा का कौन सा जिला फेमस है, वो है हमारा अम्बाला जिला। अम्बाला ज़िला, जहाँ पर आमों की बहुत ज़्यादा खेती होती है, जहाँ अम्बालिका के नाम पर इसका नाम रखा गया था, वहाँ पर चाहे सिलाई उद्योग की बात आए, मिक्सी उद्योग की बात आए या फिर वैज्ञानिक उपकरणों के लिए जो फेमस उद्योग है हरियाणा का, वो है अम्बाला ज़िला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस ज़िले में राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है। दोस्तों, राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट है जो वो हिसार जिले के खेदड़ गांव में स्थित है। और ऑप्शन में ध्यान से देखा करो, वही जो जगाधरी वाली अभी बात थी वो केस इसमें भी होता है। ऑप्शन में हिसार भी दिया हो, खेदड़ भी दिया हो तो आपको खेदड़ के साथ जाना है, अकेला हिसार दिया है तो आपको हिसार जिले के साथ जाना है, जिला पूछा गया तो आपको हिसार,
और अगर स्पेशल जगह का नाम पूछा जाए तो ये है हिसार जिले का खेदड़ गांव। तो राजीव गांधी जो थर्मल पावर प्लांट है, हमारा प्रोजेक्ट है, जो हिसार जिले के खेदड़ गांव में स्थित है और इसकी स्थापना 24 अगस्त 2010 को की गई थी और इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, क्षमता है, वो है 1200 मेगावाट। फिर से देखिए, राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट नाम है, हिसार जिले के खेदड़ गांव में स्थित है और स्थापना हुई थी 24 अगस्त 2010 को। कब हुई? 24 अगस्त 2010 को। 24 अगस्त ध्यान ना रहे तो भी आपको 2010 जरूर ध्यान रखना है। और जो इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, इसकी जो क्षमता है प्रोडक्शन की, वो है 1200 मेगावाट। और ये वाला जो पावर प्रोजेक्ट है वो रिलायंस का है, रिलायंस ऊर्जा समूह के द्वारा इसको लगाया गया है। किसके द्वारा लगाया गया है? रिलायंस ऊर्जा समूह के द्वारा है। जो राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट है वो लगाया गया है और इस परियोजना को जो कोयला की आपूर्ति होती है वो करती है कंपनी है जो महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। कौन सी कंपनी है? महानदी कोलफील्ड लिमिटेड कंपनी है। उड़ीसा आधारित कंपनी है जो इसको कोयला की सप्लाई करती है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको लगेगा इंडिया जीके का क्वेश्चन है, लेकिन ये हरियाणा जीके में भी आ सकता है। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड कंपनी का नाम है जो राजीव गांधी जो पावर प्रोजेक्ट है उसको कोयले की सप्लाई करती है और उड़ीसा आधारित कंपनी है। और ये परियोजना उत्तर भारत की पहली मेगा परियोजना घोषित की गई थी। पूरे उत्तर भारत की पहली मेगा परियोजना थी राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो हिसार के खेदड़ गांव में 2010 में लगाया गया। 1200 मेगावाट की प्रोडक्शन कैपेसिटी है। रिलायंस ऊर्जा समूह ने लगाया था। कोयला की सप्लाई होती है इसमें महानदी कोलफील्ड लिमिटेड से, जो उड़ीसा आधारित कंपनी है। और ये वाली जो परियोजना है उत्तर भारत की पहली मेगा परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का प्रथम सोलर पावर प्लांट कहाँ लगाया गया? क्या क्वेश्चन है? हरियाणा का प्रथम सोलर पावर प्लांट पूछा गया है, जो सौर ऊर्जा पर आधारित होता है। सोलर पावर प्लांट है जो, वो कहाँ पर लगाया गया दोस्तों? वो लगाया गया है चरखी दादरी के नंदा गांव में। कहाँ पर लगाया गया? हरियाणा का प्रथम सोलर पावर प्लांट चरखी दादरी के नंदा गांव में लगाया गया है। ध्यान रखना, चरखी दादरी के नंदा नामक गांव में हरियाणा का प्रथम सोलर पावर प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ है? परमाणु बिजली घर पूछा है दोस्तों, ध्यान रखना। ऊपर वाला सोलर पावर प्लांट था, उससे पहले हम जो था राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहे थे, लेकिन अब है हमारा परमाणु बिजली घर, जो हरियाणा राज्य का पहला बिजली घर है, परमाणु आधारित है। तो ये कहाँ पर है? राज्य का जो पहला परमाणु आधारित बिजली घर है वो फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? परमाणु आधारित बिजली घर हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में लगाया गया। इसके प्रथम चरण की शुरुआत की गई थी 2014 में दोस्तों, और इसको 4 इकाइयों में जो विभाजित किया गया था, जो प्रत्येक की उत्पादन क्षमता थी वो थी 700 मेगावाट। 4 इकाइयों में डिवाइड किया गया, 2014 में लगाया गया। एक इकाई की उत्पादन क्षमता थी 700, तो टोटल जो उत्पादन क्षमता हो गई इसकी 2800 मेगावाट। तो दोस्तों कितनी है टोटल पावर जो होती है इसकी? वो है 2800 मेगावाट। पर यूनिट अगर पूछा जाए तो वो है 700 मेगावाट। 4 इकाइयाँ लगाई गई हैं, जो टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी जो उत्पादन क्षमता हो गई वो हो गई 2800 मेगावाट। और ये वाला जो लगाया गया है दोस्तों परमाणु बिजली घर है, ये लगाया न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। जो राजीव गांधी था वो रिलायंस के द्वारा लगाया गया था। जो ये परमाणु बिजली घर है फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में स्थापित किया गया है।
2014 में शुरुआत की गई, 4 इकाइयों में लगाया गया। पर इकाई प्रोडक्शन कैपेसिटी 700 मेगावाट है। टोटल कैपेसिटी 2800 मेगावाट है। इस परियोजना को न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लगाया गया है। ध्यान रखना दोस्तों, HSSC बहुत डीपली क्वेश्चन पूछने लग गई है। आपसे पूछा जा सकता है, या तो पूछा जाए, अगर खेदड़ वाले का पूछा जाए तो पूछेंगे कि रिलायंस का कौन सा आपका जो बिजली संयंत्र है हरियाणा के अंदर है। और ये वाला पूछना, अगर परमाणु बिजली घर पूछना है तो ये पूछ सकते हैं न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा हरियाणा में कौन सा बिजली घर स्थापित किया गया है। तो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा हरियाणा का जो परमाणु बिजली घर है फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में, और ये 2014 में लगाया गया था। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, बासमती चावल के उत्पादन के लिए हरियाणा का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है। उम्मीद है आपको सभी को ये क्वेश्चन आता होगा। तो दोस्तों, बासमती चावल के उत्पादन के लिए, जिसको वनस्पति चावल भी बोल सकते हैं, जो बासमती चावल है उसके उत्पादन के लिए हरियाणा का कौन सा है जो जिला धान का कटोरा कहलाता है। ऑप्शन देखिए, सिरसा, करनाल, पंचकुला और जींद। तो दोस्तों, सिरसा अनकाई दलदल है जिसमें हरियाणा में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन होता है। करनाल हमारा हरियाणा का धान का कटोरा कहलाता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बासमती चावल का उत्पादन होता है। और दोस्तों, पंचकुला और जींद थोड़ी थोड़ी इनके अंदर सारी फसलें होती है। चावल जींद में भी पैदा होता है लेकिन इतना उत्पादन नहीं होता जितना कि करनाल में होता है। और ज़्यादा उत्पादन के लिए बासमती चावल के लिए करनाल जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में आम की बागवानी किस जिले में नहीं होती है। दोस्तों, पूछा गया है हरियाणा के अंदर आम का उत्पादन कौन से जिले में नहीं होता है। ऑप्शन देखिए, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और महेंद्रगढ़। बहुत ही आसान ऑप्शन दिए गए हैं, सभी को पता है आम का उत्पादन है वो पानी वाले एरिया में होता है। तो महेंद्रगढ़ बहुत ही सूखा एरिया है, हमारे हरियाणा का सबसे सूखा जिला है, तो वहाँ पर आम का उत्पादन नहीं होता है। कहाँ पर नहीं होता? यमुनानगर में भी होता है, करनाल में भी होता है, कुरुक्षेत्र में भी होता है, परंतु महेंद्रगढ़ में आम का उत्पादन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपास उत्पादन में राज्य का कौन सा जिला अग्रणी है। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले जब बासमती चावल की हम बात कर रहे थे, बासमती चावल में करनाल नंबर 1 है। और कपास उत्पादन के अंदर ऑप्शन देखिए, हिसार, सिरसा, कैथल और अंबाला। होती कपास सभी जिलों में है, कैथल में भी होती है, अंबाला में भी होती है, हिसार में भी होती है, लेकिन जहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो है हरियाणा का सिरसा जिला। सिरसा जिला अनकाई दलदल में आधारित है। समुद्र तल से, जहाँ पूरे हरियाणा की ऊंचाई की बात की जाती है वो 700 से 900 किलोमीटर है, लेकिन जहाँ सिरसा की बात की जाती है वहाँ समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो सिर्फ 200 मीटर बताई गई है। सिरसा के अंदर अनकाई दलदल है, काली मिट्टी वहाँ पर होती है, और वहाँ पर हरियाणा में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। कपास के लिए सबसे ज़्यादा जो कपास की फसल होती है उसके लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। सिरसा के अंदर अनकाई दलदल है और कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन हरियाणा में सिरसा जिले में होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाभारत के पात्र अभिमन्यु के पुत्र का क्या नाम था। दोस्तों, पूछा है जो अभिमन्यु हैं, महाभारत के पात्र कौन थे? अर्जुन पुत्र अभिमन्यु थे, जो उनके जो पुत्र का नाम है वो क्या है? तो दोस्तों, अभिमन्यु के पुत्र का नाम परीक्षित था। क्या था? परीक्षित। वही परीक्षित राजा जो सफेदों के राजा जन्मेजय के पिता थे और जिन्होंने सर्प दमन यज्ञ करवाया था। वही परीक्षित राजा जिन्होंने एक ऋषि के गले में सांप डाल दिया था एक लोक कथा के अनुसार, और ऋषि ने गुस्से में आकर उनको श्राप दे दिया था कि आपको सांप के काटने से ही मृत्यु होगी। और परीक्षित ऋषि जो राजा थे उनकी मृत्यु सच में सांप के काटने से हो गई थी। फिर उनके पुत्र थे जो जन्मेजय, उन्होंने सर्प दमन यज्ञ करवाया था। वही राजा हैं जो परीक्षित, वो अभिमन्यु के पुत्र थे। अर्थात
जो अर्जुन पुत्र अभिमन्यु है उनके पुत्र का नाम था परीक्षित, और परीक्षित के पुत्र का नाम था राजा जन्मेजय, जिन्होंने सफेदों में सर्प दमन यज्ञ करवाया था। उम्मीद है सारे कंसेप्ट ध्यान से होंगे। अर्जुन के पुत्र का नाम अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र का नाम था राजा परीक्षित, वही राजा परीक्षित जिन्होंने किसी ऋषि के गले में सांप डाल दिया था, और उसी श्राप की वजह से, ऋषि के गुस्से के श्राप की वजह से उनकी सांप के काटने से मृत्यु हो गई थी, और उसी राजा के मृत्यु की वजह से उनके पुत्र जन्मेजय ने जो सर्प दमन यज्ञ करवाया था सफेदों में, वही थे राजा परीक्षित। तो अभिमन्यु के पुत्र का नाम क्या था फ्रेंड्स? परीक्षित। ध्यान से कंसेप्ट्स को माइंड में रखा करो। हरियाणा जी के है रट्टा लगाओगे भूल जाओगे, ध्यान से समझ में करोगे तो याद करोगे। एग्जाम तक याद रखना है तो जितना इंजॉय के साथ हंसते खेलते हरियाणा जी को पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए इंजॉयबल होगा। माइंड पर बर्डन लेकर पढ़ोगे तो दोस्तों कुछ नहीं हो सकता है। जितना, ये नहीं कहती कि हल्के में लो, हल्के में लो, लेकिन इतना भी हल्के में मत लेना कि किताब बंद करके बाहर घूमने लग जाओ। एग्ज़ाम वाले दिन कहो कि हरियाणा जीके ही है तो हमें तो आती ही है, और एग्ज़ाम में जाकर फिर समझ में ना आए कि हम किस पे क्या करें। तो इतना हल्के में भी नहीं लेना, लेकिन पढ़ो और दिमाग के ऊपर बर्डन मत आने दो। जितना करो उसको समझ के करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का हमारा, चरखी दादरी की जो सीमेंट फैक्ट्री है उसका निर्माण कब किया गया था? तो दोस्तों जो चरखी दादरी की सीमेंट फैक्ट्री है उसका निर्माण 1939 में 1939 के अंदर सेठ रामकृष्ण डालमिया के द्वारा करवाया गया था, और इसका निर्माण जर्मनी के इंजीनियरों के द्वारा करवाया गया। कब की गई? कहाँ पर है सीमेंट फैक्ट्री? चरखी दादरी में सीमेंट फैक्ट्री है। इसका निर्माण 1939 के अंदर सेठ रामकृष्ण डालमिया के द्वारा करवाया गया था। बहुत बड़े सेठ थे, सेठ का नाम था रामकृष्ण डालमिया, और इसका निर्माण उस दौरान जर्मनी से इंजीनियर बुलाए गए थे, उनके द्वारा करवाया गया था। छोटी मोटी चीज़ नहीं थे दोस्तों, हमारे लिए तो आज शायद पड़ोस से इंजीनियर बुलाना मुश्किल हो जाए। उन्होंने उस टाइम 1939 में जब भारत गुलाम था उस वक्त उन्होंने जर्मनी से इंजीनियरों को बुलाकर सेठ रामकृष्ण डालमिया ने चरखी दादरी सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण करवाया था। ध्यान रखना सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर है? चरखी दादरी में। कब लगाई गई? 1939 में। किसके द्वारा लगाई गई? सेठ रामकृष्ण डालमिया के द्वारा। या फिर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हरियाणा की कौन सी सीमेंट फैक्ट्री है जिसका जर्मनी के इंजीनियरों के द्वारा निर्माण करवाया गया था, तो वो है चरखी दादरी सीमेंट फैक्ट्री। और इसी कंपनी को 23 जून 1981 को सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। किसने ले लिया? क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो रेलवे का क्वेश्चन था वही ये है। उस दौर में सारी कंपनियों को गवर्नमेंट कंपनी बनाया जा रहा था। आज का दौर है वो उसके बिल्कुल उल्टा है, गवर्नमेंट कंपनियां सारी प्राइवेट हो रही हैं। तो दोस्तों उस दौरान जो सेठ रामकृष्ण डालमिया ने सीमेंट फैक्ट्री लगाई थी उसको 23 जून 1981 के द्वारा जो भारत सरकार का सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जो ऑक्युपाइड है या फिर अधिग्रहित कर लिया गया था। अर्थात ये कंपनी 23 जून 1981 को भारत सरकार की एक सरकारी कंपनी बन गई थी। 1939 से लेकर 1981 तक ये प्राइवेट कंपनी थी, सेठ रामकृष्ण डालमिया की थी, लेकिन 23 जून 1981 को ये कंपनी भारत सरकार के द्वारा अधिग्रहित कर ली गई। और भारत सरकार का कौन सा डिपार्टमेंट था? सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट। ध्यान है से सारे के सारे कंसेप्ट ध्यान रखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का हमारा, भारी मृदा किस फसल के लिए उत्तम मानी जाती है? जो बहुत भारी मिट्टी होती है जिसके अंदर पानी थोड़ा सा कम जाता है, पानी को कम पीने वाली मिट्टी, जो थोड़ी सी चिपचिपे वाली मिट्टी होती है वो भारी मिट्टी होती है दोस्तों। और वो कौन सी फसल के लिए अच्छी मानी जाती है? उस मिट्टी के अंदर चावल, मोटे अनाज, कपास, सारी की सारी फसलें बहुत अच्छी होती हैं। कौन सी मिट्टी? भारी मिट्टी होती है, जो चिपचिपे टाइप की मिट्टी होती है। एक तो होती है बालू मिट्टी जो हल्की मिट्टी होती है, बारिश होती है जल्दी पानी को पी जाती है। लेकिन आपने देखा होगा चावल के खेत, जो धान के खेत होते हैं उनमें धान लगाने से लेकर बिल्कुल काटने तक उनके अंदर पानी खड़ा ही रहता है। अगर वो ऐसे पानी पिएंगे तो किसान कभी अपने पानी की कमी को पूरा ही नहीं कर सकता। ऐसे ही कपास की फसल में भी बहुत बार पानी लगाना पड़ता है,
मोटे अनाज होते हैं उनमें भी पानी लगाना पड़ता है, लेकिन वहाँ की जो भारी मिट्टी होती है वो उस पानी को ज़्यादा नहीं पीती है और ज़्यादा वक्त तक जो उसकी जड़ों तक, पौधों की जड़ होती है, उनको पानी मिल सकता है। इसी वजह से भारी मिट्टी के अंदर चावल, मोटे अनाज और कपास, ये तीनों ही फसलें बहुत अच्छी पैदा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना हमारा, किस मृदा में दालों की अच्छी कृषि की जाती है। अभी हम भारी मृदा की बात कर रहे थे दोस्तों, और अब हम कर रहे हैं दालों के लिए। दालें होती हैं सूखी मिट्टी में जो पानी को जल्दी अवशोषित कर लेती हैं, पानी को जल्दी पी जाती हैं। जैसे जो बालू मिट्टी होती है उस टाइप की जो मिट्टी होती है। देखो भारी मृदा में तो दालें होंगी नहीं, वहाँ पे तो चावल, मोटे अनाज और कपास होते हैं। दोमट मृदा में भी दालों की नहीं होती। जो दालों की अच्छी फसल होती है वो होती है अति हल्की मृदा, जो बिल्कुल बालू मिट्टी वाली, जो हमारा शुष्क क्षेत्र है उसके अंदर दालों की जो है वो अच्छी फसल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, चाहे आप मिक्सी उद्योग की बात कीजिए या वैज्ञानिक उपकरणों की या फिर सिलाई उद्योग की बात कीजिए, जो सिलाई मशीन होती है, जो हम घरों में मिक्सी यूज करते हैं, या फिर जो वैज्ञानिक उपकरण बनते हैं, उनके अंदर हरियाणा का कौन सा नगर प्रसिद्ध है, वो है हमारा अम्बाला जिला। ऑप्शन दिए हैं गुरुग्राम, अम्बाला, पानीपत और हिसार। तो सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण के लिए हरियाणा की जो वैज्ञानिक सिटी कही जाती है वो है अम्बाला शहर। इसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में लोहे के पाइप का सर्वाधिक निर्माण कहाँ होता है। तो हमारा जो लोहे का शहर है या लोहे के पाइपों का जो शहर है वो कौन सा शहर है दोस्तों, वो है हिसार शहर। हरियाणा में लोहे के पाइपों का सर्वाधिक निर्माण हिसार शहर में होता है। कहाँ होता है, ऑप्शन दिए हैं हमें, सोनीपत, हिसार, फरीदाबाद, सोनीपत। लेकिन हिसार के अंदर हरियाणा में जो जिंदल पाइप इंडस्ट्रीज है, आपने नाम भी सुना होगा, हरियाणा में नहीं, भारत में ही नहीं, विदेशों में भी उनका नाम है। तो वो जो जिंदल उद्योग है वही है हरियाणा में लोहे के पाइप का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला। और जिंदल नगर कौन सा है हरियाणा का, वो हिसार है। तो हरियाणा में लोहे के पाइपों का सर्वाधिक निर्माण भी कहाँ होता है, वो हिसार जिले में होता है। कहाँ होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2, हिसार जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाभारत काल में भारत को किस नाम से जाना जाता था। सॉरी दोस्तों, भारत को नहीं, मिस गलती से लिखा गया है। महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्य के नाम से जाना जाता था। महाभारत में बहुत बार उल्टा करके पूछ लिया जाता है कि हरियाणा को बहुधान्य कब कहा जाता था। हरियाणा को बहुधान्य महाभारत काल में कहा जाता था। बहुत बार एग्जाम में आ गया, बहुधान्य हरियाणा को महाभारत काल में कहा जाता था। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में कैथल में किस मुस्लिम महिला शासिका का मकबरा है। जो मुस्लिम महिला शासिका थी उसका मकबरा हरियाणा के कैथल में वो कौन थी। तो हरियाणा के कैथल में किसका मकबरा है दोस्तों, सभी को पता है, रजिया सुल्तान का मकबरा, जिनकी 1236 में कैथल के अंदर हत्या कर दी गई थी। कैथल में ही हत्या की गई थी तो उनका मकबरा भी कैथल में ही बनाया गया। और जो रजिया सुल्तान है, दिल्ली के जो शासक थे इल्तुतमिश, उनकी बेटी थी। इल्तुतमिश शासक की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने बेटों को राजा बनाने की बजाय जो अपनी बेटी थी उनकी रजिया सुल्तान को शासक बनाया। लेकिन उनके भाइयों को उनका जो राजा बनना है वो रास नहीं आया। इसी रंजिश के चलते से उन्होंने, उसके भाइयों ने ही और औरों के साथ मिलकर उसकी जो 1236 में रजिया सुल्तान की कैथल के अंदर हत्या करवा दी थी। तो कैथल में किसका मकबरा है, कौन सी महिला मुस्लिम शासिका है, वो है रजिया सुल्तान। 1236 में हत्या करवा दी गई और रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, सिरसा का हरनीखेड़ा नामक नगर किसने बसाया था। तो दोस्तों सिरसा का जो हरनीखेड़ा नगर है वो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था।
सिरसा का हरनी खेड़ा किसने बसाया? वो बसाया फिरोज शाह तुगलक ने। देखिए हरियाणा के 3 शहर बसाए हैं फिरोज शाह तुगलक ने, जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला हिसार शहर जो 1354 में बसाया। दूसरा बसाया फतेहाबाद शहर, अपने पुत्र फतेह खां के जन्म के अवसर पर उनके नाम पर ही फतेहाबाद शहर बसाया था, वो बसाया 1351 में। और तीसरा बसाया सिरसा का हरनी खेड़ा। कौन कौन से? हिसार, फतेहाबाद और सिरसा का हरनी खेड़ा नामक नगर। दोस्तों HSSC है, उनसे के साथ आप पंगा नहीं ले सकते। जो अभी थोड़े दिन पहले हरियाणा में कलरक का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसके अंदर पूछा फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा नगर बसाया था, कौन सा शहर बसाया था। ऑप्शन के अंदर हिसार भी था, फतेहाबाद भी था, बाकी 2 और शहर दिए गए थे। तो कुछ बच्चों ने हिसार पर टिक किया, कुछ ने फतेहाबाद के साथ। ऑप्शन तो दोनों ही ठीक थे, क्योंकि दोनों ही फतेहाबाद ने बसाए, फिरोज शाह तुगलक ने बसाए थे। ना ही उसके अंदर ये पूछा था कि 1354 में बसाया, 1351 में बसाया, लेकिन HSSC ने उसको माना फतेहाबाद नगर। तो आप अपने ऑप्शन के ऊपर देखिए दोस्तों, 1354 में बसाया गया था हिसार शहर, कई बार सन देकर भी पूछ लिया जाता है। 1351 में बसाया गया फतेहाबाद शहर, और सिरसा का हरनी खेड़ा भी फिरोज शाह तुगलक ने ही बसाया था। वही फिरोज शाह तुगलक जिसने हिसार में गुजरी महल का निर्माण भी करवाया था। गुजरी महल कहाँ स्थित है? हिसार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? ऑप्शन में दिए गए हैं दोस्तों, रोहतक, पिपली चिड़ियाघर, भिवानी या इनमें से कोई नहीं। मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखे, क्वेश्चन काफ़ी लंबा बन जाता है, इसलिए मैं आप तीनों को डिटेल बता देती हूँ। जो हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है वो है रोहतक चिड़ियाघर, जो 1986 में बनाया गया और 44 एकड़ में फैला हुआ है। हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? रोहतक चिड़ियाघर है, 1986 में बनाया गया और 44 एकड़ में फैला हुआ है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि हरियाणा में टोटल कितने चिड़ियाघर हैं। तो हरियाणा के अंदर टोटल जो है 3 चिड़ियाघर हैं। एक है रोहतक चिड़ियाघर जो हरियाणा का सबसे बड़ा है, 1986 में बनाया गया। दूसरा है हरियाणा का पिपली चिड़ियाघर। पिपली कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है, 1982 में बनाया गया और ये 27 एकड़ में फैला हुआ है। कब बनाया गया पिपली चिड़ियाघर? 1982 में बनाया गया, 27 एकड़ में है। और तीसरे नंबर पर है हरियाणा का भिवानी चिड़ियाघर, जो हरियाणा का सबसे छोटा चिड़ियाघर है। ये भी 1982 में ही बनाया गया और ये 7 एकड़ में फैला हुआ है। कितने में फैला हुआ है? 7 एकड़ में फैला हुआ है। देखो हरियाणा का सबसे छोटा चिड़ियाघर पूछा जाए तो कौन सा होगा? भिवानी चिड़ियाघर, 1982 में बनाया। सबसे बड़ा चिड़ियाघर पूछा जाए तो वो है रोहतक चिड़ियाघर, 1986 में बनाया। दोनों का आपको क्षेत्रफल भी पता होना चाहिए। सबसे छोटा है 7 एकड़ में, सबसे बड़ा है 44 एकड़ में। और जो बीच का चिड़ियाघर है हरियाणा का वो है पिपली चिड़ियाघर। पिपली और भिवानी दोनों एक साथ बनाए गए थे 1982 में। पिपली चिड़ियाघर 27 एकड़ में है और भिवानी चिड़ियाघर 7 एकड़ में है। उम्मीद है सही से याद हो गए होंगे। हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर रोहतक चिड़ियाघर 1986 में बनाया गया, 44 एकड़ में फैला हुआ है। दूसरे चिड़ियाघर हैं पिपली और भिवानी। भिवानी चिड़ियाघर हरियाणा का सबसे छोटा चिड़ियाघर है, सिर्फ 7 एकड़ में है, 1982 में ही बनाया गया। और पिपली चिड़ियाघर भी 1982 में बनाया गया, जो कुरुक्षेत्र में है। ये 27 एकड़ में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणवी गिद्धा कौन से नृत्य को कहा जाता है? तो दोस्तों हरियाणवी गिद्धा है वो कौन से नृत्य को कहा जाता है? वो झूमर नृत्य को कहा जाता है। और जो झूमर होता है, जो विवाहित महिलाएं होती हैं, मैरिड लेडीज होती हैं, स्त्रियां होती हैं, उनके द्वारा माथे पर पहने जाना वाला एक आभूषण भी है। दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसमें पूछा जाता है कि हरियाणा का वो कौन सा नृत्य है जिसका नाम एक आभूषण के ऊपर रखा गया है, तो वो कौन सा है? हरियाणा का गिद्धा है, जिसको झूमर नृत्य कहते हैं। और झूमर जो एक आभूषण है, महिलाओं के द्वारा, जो मैरिड लेडीज होती हैं उनके द्वारा माथे पर पहना जाने वाला है। जैसे टिक्का होता है ना, वैसे ही होता है
जो झूमर टाइप से होता है, थोड़ा टिक्के का बड़ा साइज कह लीजिए। झूमर आपने ऊपर लटकने वाले तो देखे होंगे, इतना बड़ा तो नहीं होता, लेकिन जो माथे के साइज का थोड़ा सा छोटा होता है उससे, वो होता है झूमर नृत्य। और जो मैरिड महिलाएं होती हैं उनके द्वारा वो माथे पर पहने जाने वाला एक आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा को श्रीकंठ जनपद किसमें कहा गया है? हरियाणा को श्रीकंठ जनपद किसमें कहा गया है फ्रेंड्स? हरियाणा को श्रीकंठ जनपद बाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में कहा गया है। श्रीकंठ जनपद हरियाणा को किसने कहा? बाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में। बाण भट्ट कौन थे? हर्षचरित उन्होंने क्यों लिखी? जो महाराज हर्षवर्धन थे, थानेश्वर के जो राजा होते थे, जिन्होंने पंजाब को छोड़कर पूरे उत्तर भारत पर राज किया। कहाँ पर? पंजाब को छोड़कर पूरे उत्तर भारत पर राज किया, जिन्होंने थानेश्वर को राजधानी बनाया था। उनके जो अस्थाना कवि होते थे या दरबारी कवि होते थे वो होते थे बाण भट्ट। और उन्होंने लिखी थी उनके जीवन पर आधारित एक बुक, हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित हर्षचरित। और उसी हर्षचरित में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा गया है। हर्षचरित से रिलेटेड लगभग हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। महाराज हर्षवर्धन थे, वो थानेश्वर की उनकी राजधानी होती थी। पंजाब को छोड़कर पूरे उत्तर भारत पर राज किया उन्होंने। उनका जो वंश होता था वो होता था पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश कहा जाए। उन्होंने थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। 3 उन्होंने पुस्तकें लिखी थी। कौन कौन सी थी? प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। उनके दरबारी कवि ने लिखी, जो बाण भट्ट थे, उन्होंने लिखी हर्षचरित। और उनके शासनकाल में ही जो चीनी यात्री हेन सांग थे, उनके जो बुक थी वो थी सी यू की, वो भी लिखी गई थी। और चीनी यात्री का तो हर जगह पूछा ही पूछा जाता है। अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था ग्राम सचिव का, उसमें चीनी यात्री का नाम हेन सांग ना लिखकर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया था जेन जुआंग। जून जुआंग जो नाम है उनका चीनी नाम है। जो चीनी यात्री आए थे हेनसांग, उनका जो चीनी नाम पूछ लिया गया ताकि बच्चों का क्वेश्चन गलत हो जाए। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, HSSC बहुत डीपली पूछने लग गई है, तो आपको HSSC से 2 कदम आगे चलना होगा अगर नौकरी लगना है तो। हरियाणा में नौकरी लेना है, मेहनत से लगना है। देखो वैसे तो बहुत पता नहीं बच्चे क्या क्या करते हैं। पढ़ने वाला बच्चा अगर नौकरी लेना चाहता है तो उसको हर कंसेप्ट को डिटेल से ही पढ़ना होगा। और अभी वक्त है, इसलिए अपनी तैयारी को डिटेल से करना स्टार्ट कर दो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस नगर को तालाबों में बावड़ियों का नगर कहा जाता है? ऑप्शन दिए हैं यमुनानगर, नारनौल, कैथल और सोहना। तो हरियाणा के किस नगर को तालाबों और बावड़ियों का शहर या नगर कहा जाता है? तो वो है नारनौल शहर। हरियाणा के नारनौल शहर को तालाबों और बावड़ियों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिपलाद ऋषि से संबंधित बागोत तीर्थ किस जिले में है? तो कहाँ पर है दोस्तों? ऑप्शन दिए हैं रेवाड़ी, भिवानी, जींद और महेंद्रगढ़। तो जो पिपलाद ऋषि से संबंधित बागोत तीर्थ है वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में है। महेंद्रगढ़ जिले के 2 ऋषि बहुत ही बार बार पूछे जाते हैं, एक है पिपलाद ऋषि और दूसरे हैं च्यवन ऋषि। च्यवन ऋषि का भी कहाँ पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ में ही है। तो पिपलाद ऋषि से जो संबंधित बागोत तीर्थ, इनके तीर्थ का नाम भी पूछा जाता है। पिपलाद ऋषि का जो बागोत तीर्थ है वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में है। और जो च्यवन ऋषि हैं उनकी गुफा कहाँ स्थित है, ये भी दोनों बार बार पूछे जाते हैं। ऑप्शन दिए हैं तोशाम की पहाड़ी, मोरनी पहाड़ी, ढोसी की पहाड़ी या फिर कोटला पहाड़ी। तो जो च्यवन ऋषि की गुफा है वो स्थित है ढोसी की पहाड़ी नारनौल पर। और नारनौल कहाँ है? महेंद्रगढ़ जिले में ही है। कहाँ है च्यवन ऋषि की गुफा? ढोसी की पहाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ढूंढू तीर्थ कहाँ व किससे संबंधित है? तो जो ढूंढू तीर्थ है दोस्तों वो कहाँ है? देखो नाम से ही पता है, यहाँ पर जब महाभारत का युद्ध बिल्कुल लास्ट था, 18 दिन तक चला था महाभारत का युद्ध। जिस दिन दुर्योधन को मारा जाना था, जिस दिन दुर्योधन मारे गए, वो युद्ध से भागकर, देखो युद्ध हो रहा है कुरुक्षेत्र के अंदर, महाभारत हुई थी।
कुरुक्षेत्र से भागकर जींद का एक तालाब था, वहाँ पर आकर वो छुप गए थे। और युधिष्ठिर उनको ढूंढते ढूंढते, भीम और युधिष्ठिर उनको ढूंढते ढूंढते आ गए। और उस तीर्थ जहाँ से उनको ढूंढा गया था, उसी तीर्थ का नाम है ढूंढू तीर्थ। और उनको उस तीर्थ से ढूंढ कर वहाँ पर उनको वध कर दिया गया था या मार दिया गया था। तो ढूंढू तीर्थ कहाँ स्थित है? ये जींद में स्थित है। और यहाँ पर दुर्योधन का वध किया गया था, उनको ढूंढा गया था, इसलिए इनका इस तीर्थ का नाम है ढूंढू तीर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक गाथा आल्हा में किस रस की प्रधानता होती है? तो लोक गाथा आल्हा अगर आप गांव में रह रहे होंगे तो जरूर सुना होगा आपने। बचपन में मैंने भी सुना था थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा तो नहीं पता वो किस लिए होता था। जो लोक गाथा आल्हा होती है उसमें किस रस की प्रधानता होती है? ऑप्शन दिया है वीर रस, करुण रस, शांत रस और हास्य रस। तो लोक गाथा आल्हा जो होती है उसके अंदर वीर रस की प्रधानता होती है। लोक गाथा आल्हा के अंदर वीर रस की प्रधानता होती है। ऑप्शन नंबर 1 किस में होती है? लोक गाथा आल्हा में कौन सा रस की प्रधानता होती है? वीर रस की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, मंजीरा नृत्य हरियाणा के कौन से क्षेत्र में किया जाता है? तो जो मंजीरा नृत्य है वो हरियाणा का जो मेवात क्षेत्र है, नुहू क्षेत्र है, उसके अंदर किया जाता है। कहाँ किया जाता है मंजीरा नृत्य? मंजीरा नृत्य हरियाणा का जो मेवात है, नुहू क्षेत्र है, उसके अंदर किया जाता है। और इसके अंदर बड़े बड़े नक्कारों, डफ और मंजीरों का प्रयोग होता है। जो हमारे वाद्य यंत्र होते हैं, नक्कारे, डफ और मंजीरे, उनमें बड़े बड़े नक्कारों का प्रयोग होता है। मेवात क्षेत्र में मंजीरा नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है, प्रिय नृत्य है वहाँ का। और दोस्तों ये नृत्य महिला व पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है, लेडीज और जेंट्स दोनों मिलकर करते हैं। मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है और इसमें बड़े बड़े, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरियाणा का कौन सा नृत्य में बड़े बड़े डफ, मंजीरा और नक्कारों का प्रयोग किया जाता है? तो किस में किया जाता है? मंजीरा नृत्य में किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। सारे क्वेश्चन बहुत ध्यान से किया करो, ऐसा ना हो कि सारे करने के चक्कर में आप कुछ भी ना पढ़ पाओ। दोस्तों जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो, सफलता सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। नौकरी लेना है तो स्टडी के ऊपर कंसंट्रेट करो, बाकी सारे काम करने के लिए सारी उम्र पड़ी है, जितना चाहो एंजॉय कर लेना। लेकिन अगर नौकरी लेनी है तो लाइफ के ये जो सीरियस टाइम होता है उसके अंदर अपनी पढ़ाई के लिए थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दीजिए।